बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी स्पोर्ट्स में अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद कहता है। और आज भी हम बात करेंगे पाकिस्तानी स्पोर्ट्स के हवाले से, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के हवाले से। लेकिन सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का 62वां इजलास ऑनलाइन हफ्ते को होगा। इजलास में ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। सीरीज जीत गए ताहम कुछ खामियां मौजूद हैं। हमें स्पिनर्स को खेलने में बेहतरी लाना होगी। अगले 3 वर्ल्ड कप भारत में हैं। कौमी टीम हेड कोच मिसबाह-उल हक। इंडिया में अगर हमने अगले 3 वर्ल्ड कप खेलने हैं तो मेजर जो पार्ट होगा कि कैसे आप स्पिन बॉलिंग कैसे करते हैं और स्पिन को कैसे बैटिंग के टाइम पे टैकल करते हैं। ये हमारा मिडिल ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा, इसलिए सरफराज को मौका दिया। कप्तान कौमी टीम बाबर आजम। हमारा थोड़ा मिडिल ऑर्डर स्ट्रगल कर रहा था, तो इस वजह से उनको खिलाया था और जो चेंजिंग की थी इसी वजह से की। फख्रे पाकिस्तान था, लोगों ने फख्र जमान बना दिया। आप फिर फख्रे पाकिस्तान कह रहे हैं। कोशिश है कि इस परफॉर्मेंस को T20 में साथ लेकर चलूं। फख्र जमान। सीरीज के दौरान खिलाड़ियों को IPL खेलने की इजाजत देना हैरान कुन है। ये अफसोसनाक अमर है कि T20 लीग्स इंटरनेशनल क्रिकेट पर असरअंदाज हो रही है। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी। अगर भारत T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी ना कर सका तो हमारे पास बैकअप प्लान मौजूद है। ICC। विमेंस हाई परफॉर्मेंस कैंप के स्पोर्ट्स स्टाफ में शामिल एक रुकन का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। दौरा बांग्लादेश के लिए कौमी अंडर-19 क्रिकेट टीम का ऐलान। नौजवान ऑलराउंडर कासिम अकरम कप्तान मुकर्रर। 8 साला मार्शल आर्ट्स चैंपियन फातिमा नसीम ने एल्बो स्ट्राइक के मुकाबले में भारतीय खिलाड़ी करण ओनियाल को शिकस्त दे दी। और फ्रांस में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरात के पेश नजर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 30 मई तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। जी नाज़रीन, आपने हेडलाइंस देखी। प्रोग्राम का बाकायदा तौर पे आगाज करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के स्टार ऑलराउंडर अब्दुल रज़्ज़ाक। सबसे पहले तो अब्दुल रज़्ज़ाक आपके बहुत ज़्यादा मशकूर हैं, बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि आपने वक्त निकाला और आज आप जी स्पोर्ट्स में हमारे मेहमान बने। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा अब्दुल रज़्ज़ाक साहब, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो सीरीज़ खेली गई उसमें पाकिस्तान की टीम ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया और आप भी चूँकि रीजन के कोच हैं तो आप सिलेक्शन कमेटी का भी हिस्सा हैं, तो सबसे पहले तो आपकी उसकी बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन अब चूँकि सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है, T20 सीरीज़ खेली जाएगी, तो अब हम बात करेंगे आपकी कोचिंग के हवाले से, साथ साथ आपके जो पर्सनल आपका कैरियर रहा उसके हवाले से। तो ये बताइएगा सबसे पहले तो कि कोचिंग को एंजॉय कर रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त आपने धमाकेदार आगाज़ किया। पाकिस्तान के डोमेस्टिक कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के चैंपियन, वनडे के चैंपियन, पाकिस्तान कप में KP को जितवाया और फिर T20 आपने जितवा दिया। तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि अब्दुल रज़्ज़ाक इतना जबरदस्त कोच साबित होंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये कि हमें शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का, और उसके बाद ये प्लेयर्स की परफॉर्मेंस में बड़ा डिपेंड करता है और प्लेयरों को सही यूटिलाइज करना। और ये देखें हमारा जो भी सेटअप बना है एसोसिएशन का, उसमें 6 कोचेस थे और 6 सेलेक्टर भी थे साथ, तो सब ने ही एक ही प्लेटफॉर्म पे काम किया कि प्लेयर डेवलपमेंट पे काम किया। तो आपने देखा होगा कि काफ़ी रीजन से अच्छे प्लेयर हमें मिले। हमारा मकसद यही है और ये डेफिनेटली जीत से भी बड़ा मोटिवेशन मिलती है, बड़ा बूस्ट मिलता है। आपको खुशी होती है कि जो आप कर रहे होते हैं उसका आपको रिजल्ट मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि सारा प्लेयर पे डिपेंड करता है, प्लेयर की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है, और मैं सारा क्रेडिट जो है वो प्लेयर्स को देना चाहता हूँ। ठीक है। और जिस तरह से आप पहले भी आप कोचिंग में, मुझे याद है कि SNGPL के आप बॉलिंग कोच थे, वहाँ भी SNGPL को टाइटल जीतने का मौका मिला और जो समीउल्लाह न्याजी थे वो फाइनल के बेस्ट बॉलर करार पाए थे। और उन्होंने ये कहा था कि जो है वो अब्दुल रज़्ज़ाक की बॉलिंग से जो टिप्स हैं उससे बड़ा फ़ायदा हुआ। तो ऐसा लगता है कि अब्दुल रज़्ज़ाक का जो कोचिंग का जो एक्सपीरियंस है या अब्दुल रज़्ज़ाक का जो कोचिंग का जो शौक़ है वो कुछ एज ए प्लेयर भी, जिस तरह आप लेगेसी लेके चले थे, एज ए कोच भी आप उस लेगेसी को लेके चल रहे हैं। डेफिनेटली देखें, जो हमने सीखा और जितने हम अंडर कोचेस के खेले वो तो एक्सपीरियंस हमारे साथ रहेगा, और जिस तरह की हमने क्रिकेट खेली वो भी एक्सपीरियंस हमारे साथ रहेगा। तो एंड ऑफ द डे हमें यही देखना पड़ता है कि जी प्लेयर्स को हमने कंफर्ट लेवल कैसे देना है,
उसकी लुक आफ्टर कैसे करनी है, जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करना है और उसको मेंटली तौर पे बड़ा रिलैक्स रखना है। तो इसी चीज़ पे हम काम करते रहे हैं और अल्लाह का शुक्र इसमें कामयाब रहे। और यही मैं समझता हूँ सब जितने भी कोचेज़ हैं उनको भी इसी चीज़ पे रहना चाहिए कि जो प्लेयर जितना कंफर्ट लेवल फील करेगा, मेंटली स्ट्रांग होगा और जो नेगेटिव थॉट्स है उसके उस पे काम करना पड़ेगा, वो ख़त्म करने पड़ेंगे। तो उसकी बॉडी लैंग्वेज भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो इसी चीज़ पे हम काम करते हैं तो इस पे फिर कामयाबी मिलती है। अच्छा अब्दुल रज़ाक, क्या डिफरेंट आपने किया, क्योंकि हमने देखा कि जिस तरह केपी ने जो बूम हासिल किया, तीनों इवेंट अपने नाम किए, तो आपकी कोचिंग में और जो दीगर कोचेस की कोचिंग है उसमें क्या आपने खुद क्या पर्सनली क्या डिफरेंस फील किया? देखिए सारे ही एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं और जितने भी कोचेज़ हैं, हमारा मकसद जैसे मैंने कहा कि एक ही है कि हमने प्लेयर डेवलप करना है और प्लेयर डेवलपमेंट पे हम काम कर रहे हैं। तो गेम में हार जीत होती है और अब देखें जितनी दूसरे रीजन की टीमें वो भी फाइनल में पहुंची हैं, सेमीफाइनल में पहुंची हैं, तो डेफिनेटली इसमें ऑन द डे आपके साथ लक भी होती है और हमारा लक ने साथ दिया और प्लेयरों ने परफॉर्म किया जिसे जीते, तो वो भी जीत सकते थे। अगर देखा जाए तो टीमें सारी बैलेंस में थी और बड़ा ज़बरदस्त सेटअप बना इस तरह जिस तरह की प्रेशराइज क्रिकेट जो प्लेयर्स को खेलने को मिली, मैं समझता हूँ बड़ा ज़बरदस्त ये कदम था पीसीबी का। ठीक है, और जिस तरह आपने कोचिंग की है, कामरान गुलाम एक अरसे से डोमेस्टिक खेल रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि इस सीज़न में वो बिल्कुल डिफरेंट एक रूप में नज़र आए। फिर केपी ने साजिद खान जैसा ऑफ स्पिनर दिया, पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है ऑफ स्पिनर के हवाले से। तो प्लेयर्स की जो टैलेंट हंट था, जो प्लेयर की जो आइडेंटिफिकेशन थी, प्लेयर्स का जो जिस तरह से परफॉर्मेंस को बढ़ावा दिया, इन सब चीज़ों को किस तरह से देखते हैं? देखिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे पाकिस्तान के ये प्लेयर्स हैं और मैं नहीं समझता कि कोई भी एसोसिएशन ये फील करे कि जी ये हमारे एसोसिएशन के प्लेयर हैं, वो लाहौर के हैं, वो सिंध के हैं, वो बलोचिस्तान के हैं। मैं इस नतीजे पे हूँ कि मैं हमेशा मेरी सोच यही है कि हम सब पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी प्लेयर ही हैं सब और हम उनको डेवलप कर रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं। तो यही सूरत हाल है और ओवरऑल मैं इसी पे काम करूंगा इंशाल्लाह ताला। मेरी सोच ऐसी है कि जितने भी एसोसिएशन के प्लेयर हैं वो सब पाकिस्तानी। ठीक है, अच्छा एक जो एसोसिएशन का प्लेयर है या जो क्लब से प्लेयर सामने आता है, अगर मैं पर्टिकुलर आप ही की चले बात करता हूं, तो एक बड़ी मुश्किल एक आपने लाइफ गुजारी है, क्योंकि आपके फादर नहीं चाहते थे आप क्रिकेट खेलें, आपकी वालदा की बड़ी आपको सपोर्ट थी। उसके बाद जिस तरह से मुझे आपकी स्टोरी के बारे में इल्म है कि आप जो है वो दाता दरबार पर उतर जाते थे, फिर शादरा तक आप पैदल जाते थे किराया बचाने के लिए। बड़ी ये इसलिए मैं बता रहा हूँ ये सारी बातें ताकि यंगस्टर जो हमें सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो आपसे मोटिवेशन हासिल करें। तो इस पूरी जर्नी के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, बड़ा अच्छा रहा। देखें जब टाइम चल रहा होता है उस वक्त काफ़ी टफ होता है क्योंकि आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही होती और आप सपोर्ट ढूंढ रहे होते हैं, कॉन्फिडेंस ढूंढ रहे होते हैं। जहाँ से भी आपको छोटी छोटी बातें कॉन्फिडेंस की मिलती है वो आपके लिए बड़ी अहम होती हैं। तो जितना भी मेरा सफ़र गुजरा, जैसे भी लाइफ गुजरी, तो ये मैं समझता हूँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक ड्रीम है और बड़ा ज़बरदस्त रहा। अब खुशी होती है पर उस वक्त बड़ा टफ था मेरे लिए क्योंकि वसाइल ना होने के बावजूद अगर आप इस तरह पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी करते हैं तो मैं समझता हूँ ये बड़ी अचीवमेंट है और ये अल्लाह ताला का खास करम है। ठीक है, फिर आपका पीएनटी जिम खाना में कैसे इंक्लूजन हुआ? अजहर जैदी का आपकी ज़िंदगी में क्या रोल रहा? क्योंकि ये वो क्लब है जिसने अलीम डार, एहसन रज़ा, सादत अली, अशरफ अली, इलाही बरादरान बड़े बड़े प्लेयर दिए पाकिस्तान को। देखिए बड़ा अच्छा ऐसे ही है, एक फैमिली का जैसे होता है और हमें इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए कि जो क्लब होती है वो आपकी क्लब होती है और पीएनटी जिम खाना मेरे लिए समझता हूँ मेरे कैरियर की जो स्टार्टिंग थी उसमें बड़ा अहम रोल है। बड़ा कॉन्फिडेंस मुझे वहाँ से मिला और बड़े अच्छे लोग वहाँ पे जैसे अजहरी साहब हैं, अलीम डार हैं, तो इन्होंने हमेशा प्लेयर्स के लिए बड़ा अच्छा किया, बड़ा अच्छा सोचा और उनको बड़ी हेल्प और की। तो मैं समझता हूँ ये मेरे ब्रेक थ्रू था। और जैसा कि अलीजिया वो भी काफ़ी मोटिवेशनल आदमी है, वो भी प्लेयर को काफ़ी कॉन्फिडेंस देते हैं। तो ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़ा कॉन्फिडेंस दिया कि जिससे मेरी जो क्रिकेट जो है ना फिर उभरी। राइट, अच्छा अब्दुल रज़ाक, आप पाकिस्तान के उन प्लेयर्स में शामिल हैं और दुनिया के उन चंद प्लेयर में शामिल हैं कि जिन्होंने 11वें नंबर से अपने बैटिंग का आगाज़ किया और माँ सिवाय नंबर 1 के, ओपन तो आपने किया लेकिन पहला बॉल कभी आपने फेस नहीं किया, तो माँ सिवाय नंबर 1 के आपने नंबर 2 से लेकर 11 तक हर नंबर पे बैटिंग की है। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई आपकी एज ए बैट्समैन, वो किस तरह से हुई? देखिए बैटिंग मुझे आती थी और
जैसे मैंने अपने मोहल्ले में क्रिकेट शुरू की तो मैं एज ए बैट्समैन ही काउंट किया जाता था। बॉलिंग मैंने बाद में शुरू की और फिर जब ट्रायल्स हुए तो एज ए बॉलर्स मैं समझता हूँ ट्रायल्स ज़्यादा इजी होते हैं बैट्समैन की निस्बतन। तो एज ए बॉलर फिर मैं सिलेक्ट हुआ। तो ये मेरा एक हिडन वेपन था बैटिंग, जो पता नहीं था। तो सबको यही था कि ये बॉलर ही है। और फिर अंडर 19 में मैन ऑफ द सीरीज हुआ मैं, और उसमें बड़ा मुझे फ़ायदा हुआ। और उसके बाद जब पाकिस्तान टीम में आया तो एज ए बॉलर आया। तो उसके बाद फिर जब मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली, तो पहले 46 रन किए 11वें नंबर पे आके। तो वहां से फिर मेरी असल क्रिकेट शुरू हुई कि उन्होंने कहा कि ये तो बैटिंग भी कर लेता है। फिर मैंने वन डाउन भी की, ओपन भी की, वो सारे नंबरों पे खेले। ठीक है। अच्छा अब्दुल रज़ाक, जिस तरह हम बात कर रहे हैं आपके कैरियर के हवाले से, हम बात कर रहे हैं कि आपने एज ए बैट्समैन भी बड़ा अच्छा प्रोग्रेशन दिखाई और फिर इतनी बैटिंग को इम्प्रूव कर लिया कि आपने फिर, मुझे याद है सहारा कप में आपने इनिंग का आगाज़ भी किया, बॉलिंग का भी आगाज़ किया, और फिर उसके बाद आ जाता है 99 का जो वर्ल्ड कप है, वहाँ पर भी आपने बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले किया टॉप ऑर्डर में। तो ये एक ऑलराउंडर के लिए अमूमन ये समझा जाता है, जो हमारे जिस तरह से ऑलराउंडर गुजरे या एशिया में, कि वो छक्के मारेंगे, लेकिन हमने देखा कि आपने ब्लॉकर का भी रोल जो है वो अदा किया। देखिए, एक टेक्निकल भी चीज़ें होती हैं जो शुरू से मैंने सीखी, और उसमें ये था कि मुझे रोकना बड़ा पसंद था। और मैं हमेशा मैच को बड़ा क्लोजली वॉच करता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, और सिचुएशन के मुताबिक कोशिश करता हूँ खेलने की। जहाँ पे रोकने की बात है वहाँ रोको, जहाँ पे हिट मारने की बात है वहाँ हिट मारो। तो ये चीज़ें जो है ना, आप हर प्लेयर को सीखनी चाहिए। तो ये नहीं कि आपकी जो गेम है आपने प्रेशर सिचुएशन में या जब यहाँ पे रोकना है वहाँ पे आप एक जैसी गेम करें कि आपको हिटिंग ही आती है सिर्फ। जैसा मैच हो, जैसी सिचुएशन हो, वैसे ही खेलना चाहिए। तो ये मुझे बड़ा अल्लाह का शुक्र है कि मैं रोक भी सकता हूँ और हिटिंग भी कर सकता हूँ, हर तरह की क्रिकेट खेल सकता हूँ। अच्छा, एक स्टेज ये भी आया कि जब आपने कहा आप एज ए कोच इस्टेब्लिश हो रहे थे, आपकी कोचिंग सही जा रही थी, फिर ये भी सुनने में आया कि आप एक साल जब कोयटा ग्लैडिएटर्स के बॉलिंग कंसल्टेंट थे कि अगले साल मैं जो है वो कोयटा की नुमाइंदगी करता नजर आऊँगा। फिर कमबैक का भी सुनने में आया। तो वो इरादा आपने फिर अचानक तर्क क्यों कर दिया? चांस लिया, और जैसे कि पीटीवी ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, डॉक्टर नुमान और मोहम्मद वसीम ने, और इन्होंने बड़ा बोस्ट किया कि आप डोमेस्टिक खेलो हमारी तरफ से, अगर आपने परफॉर्म किया तो आपको मौका मिल सकता है। तो मैंने एक चांस लिया, और फिर ये कि जो हमारे सीनियर प्लेयर थे जैसे मोइन खान, तो उन्होंने फिर अच्छा मशवरा दिया कि ये टाइम है, राइट टाइम है, अगर आप कोचिंग में आते हो तो अब जो टाइम है वो गुजर चुका है, तो आप कोचिंग में आए। तो ये फिर मैंने वो बात मानी, फिर कोचिंग में आए, फिर कोटा ग्रेडी की तरफ 4 साल कोचिंग की। तो वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था अंडर मोइन खान, तो बड़ा ज़बरदस्त रहा, मुझे काफ़ी चीज़ें कुछ सीखने को मिली। और मोइन खान आपको पता है कि हमेशा कॉन्फिडेंस ही देते हैं, और जब वो प्लेयर थे या कैप्टन है तब भी, और अब कोच तब भी। ऑलराइट, अब्दुल रज़ाक साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन कॉलर भी हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अली भाई, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत अब्दुल रज़ाक साहब को भी बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मैं अब्दुल रज़ाक साहब के छोटे छोटे से सवाल है मेरे, कि अभी जो हमारी आने वाली बड़ी क्रिकेट है वर्ल्ड कप के हवाले से, T20 के हवाले से, वो इंडिया में होनी है। तो अब्दुल रज़ाक साहब माशाल्लाह इंडिया की बड़ी परफॉर्मेंस है इनकी, तो हमारी T20 की टीम को कहाँ परफॉर्म करते हैं, कहाँ रेट करते हैं कि इंडिया के वर्ल्ड कप में हम लोग कहाँ स्टैंड कर पाएंगे अगेंस्ट, क्योंकि हमारे पास भी बाबर और बाबर आजम जैसे, हफीज जैसे जो बहुत अच्छी फॉर्म में, इनको कहाँ रेट करते हैं। और दूसरा एक पुरानी यादों का सवाल है अब्दुल रज़ाक को, कि जब इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में मैगरा को 5 चौके मारे थे तो उनके तासुरात मैगरा के क्या थे? ये आपने दोनों सवाल, वाह साहब थैंक यू सो मच, आपने कॉल की और सवाल की। दोनों सवाल हुए जो मैं अभी करने ही वाला था अब्दुल रज़ाक से। देखिए अब्दुल रज़ाक साहब, आपसे लोग जानना चाहते हैं इस बारे में कि T20 वर्ल्ड कप की पाकिस्तान की क्या तैयारियां हैं, क्योंकि आप सिलेक्शन कमेटी में भी हैं, और साथ साथ जो मैगरा की बात की इन्होंने। देखिए, जैसे भी टीम का मुराल आपने देख लिया है, हमारी टीम बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, और जैसे कि डोमेस्टिक हमारा सीजन गुजरा है उससे काफ़ी बेनिफिट मिला प्लेयर्स को, और प्लेयर्स के कैलिबर को भी हमें देखने को मिला कि आया पाकिस्तान की टीम में वो रह के परफॉर्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये इस वक्त जो पाकिस्तान टीम की सूरत हाल है बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है। अगर आप देखे जाए शाहीन शाह अफरीदी है मतलब कि वो अब की रोल अदा कर रहे हैं,
हारिस रऊफ हैं और बाकी हसन अली हैं। तो ये ऐसे प्लेयर हैं कि ये काफ़ी जल्दी एक्सपीरियंस गेन भी कर रहे हैं और बड़े ज़बरदस्त इनमें पोटेंशियल भी है और बड़ा अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। बाद में बैटिंग में बाबर आजम है, फखर जमान भी आपको नजर आए बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हुए। तो अच्छा कॉम्बिनेशन बनता जा रहा है। इंडिया में जैसे कि टफ होगा, कंडीशन जो है पाकिस्तान जैसी होती हैं, पर पिचेस वहाँ पे इंडिया में खेलना प्रेशर होता है। इस वक्त हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अब्दुल रज़ाक साहब बज़रिया वीडियो लिंक। बात कर लेते हैं उनसे इस स्टेटमेंट के हवाले से जो मिसबाह उल हक ने दिया था कि स्ट्रगल कर रहे हैं पाकिस्तान के बैट्समैन स्पिनर्स के सामने। अब इंडिया में खेला जा रहा है ये जो ICC वर्ल्ड T20 इवेंट है, और इसके क्या कहेंगे इस हवाले से, क्योंकि वहाँ पर तो इंडिया के स्पिनर्स या दुनिया के दीगर ममालिक के स्पिनर्स बहुत डोमिनेट करते हैं, और आपने इंडिया में बहुत क्रिकेट खेली है, चाहे आप ICL की बात कर लें या चाहे आप पाकिस्तान की जानिब से आपने वहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। तो क्या लगता है आपको कि क्या वाकई पाकिस्तान के बैट्समैन वहाँ पर स्ट्रगल करेंगे? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं। मैं समझता हूँ कि जो स्टेटमेंट आई है इसमें ये कहा कि इम्प्रूवमेंट की जरूरत, डेफिनेटली आप इस लेवल पे खेल रहे होते हैं तो आपको पता होता है कहाँ पे थोड़ी सी वीकनेस है, तो उस पर काम करना पड़ेगा। मेहनत से सारे काम ठीक हो जाते हैं। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तानी बैट्समैन को स्पिनर पे प्रॉब्लम होगी, अनलेस के थोड़ा सा जब हिटिंग का होता है स्पिनर पे, तब वो आप कह सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ठीक हो जाएगी और इंडिया में अच्छा परफॉर्म करे। किस तरह से आप देखते हैं इंडिया में किस तरह से खेलना चाहिए, क्योंकि आप जिस तरह आप खेले हैदराबाद हीरोज से, ICL के अंदर आपने जाके खेला, फिर आपको वहाँ पे गोल्डन बॉल भी मिली, डायमंड बॉल भी इनफैक्ट आपको वहाँ पे मिली, तो क्या किस तरह से वहाँ पे खेलना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? देखिए, ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट है इसमें विल पावर की जरूरत होती है, और आपको जो आपको गेम आती है वो करनी चाहिए। और कम बॉलों पे ज्यादा रन करने वाले प्लेयर जो होते हैं हमेशा कामयाब होते हैं, उससे टीम को बड़े बेनिफिट्स मिलते हैं। और अगर पाकिस्तान टीम को हमने नंबर 1 पे लेके आना है तो ये स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। कम बॉलों पे ज्यादा स्कोर करके और कम रन दे के विकेट लेना बॉलर्स पे, ये जो है कि इस दोनों में चीजों में हमें इसमें काफी जरूरत है इस चीज को डेवलप करने की। फिर जाके पाकिस्तान का नाम आप देखिएगा नंबर 1 पे आएगा इंशाल्लाह। आपको लगता है वहाँ पे सीनियर्स की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं जो T20 है उसमें काफ़ी सीनियर्स मौजूद नहीं है। आपको लगता है वहाँ पे क्या सीनियर्स की भी जरूरत पड़ेगी, साथ साथ यूथ एंड एक्सपीरियंस के ब्लेंड वहाँ पे होना चाहिए? नहीं, देखें, ओवरऑल जो सेटअप बना हुआ है अभी पूरा डोमेस्टिक का और PCB का जो भी पॉलिसीज हैं उसके मुताबिक हर चीज मेरिट पे हो रही है। और जो परफॉर्म कर रहा है, जो प्रेशर सिचुएशन पे वो खेल सकता है प्लेयर, उस पर भी डेवलपमेंट, उसमें भी काम चल रहा है सारा कुछ। तो उसी प्लेटफॉर्म से अब प्लेयर आते जाएंगे, जो परफॉर्म करता जाएगा उसको मौका मिलता जाएगा, तो वो अपना शो करेगा और ये रोटेशन जो है ना चलती रहेगी। अच्छा, ये जो आपने बात की, आपको क्या लगता है, इसी बात को जरा मैं कोरिलेट करता हूँ कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की सीरीज हुई है कि जिस तरह साउथ अफ्रीका के 5 इंपॉर्टेंट प्लेयर जो है वो चले गए, तो इससे उनको एडवांटेज मिलेगा क्योंकि उनके प्लेयर्स वहाँ पे खेलेंगे, एक्सपीरियंस गेन करेंगे, तो उससे क्या आपको लगता है साउथ अफ्रीका को एडवांटेज मिलेगा? और फिर पाकिस्तान के लिए कितना आसान हो गया था तीसरा मैच, या प्रोफेशनल क्रिकेट में कोई मैच आसान नहीं होता? देखिए, बिल्कुल डिफरेंट पॉलिसीज है हर बोर्ड की, और इस तरह मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल टीम आपके पास आई हुई हो, होम सीरीज चल रही हो, एकदम से फिर आप छोड़ के चले जाएं, तो मैं समझता हूँ ये किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं होता। और आप कह रहे हैं कि जी के वहाँ पे एक्सपीरियंस गेन करेंगे, मैं नहीं समझता कोई भी इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता है, अनलेस कि उसका वो कॉन्ट्रैक्ट बड़ा अच्छा होता है, उसी पे ज़्यादा फोकस होता है और बेनिफिट मिलते हैं। पर ये कि अब कॉन्ट्रैक्ट की बात है, T20 की बात है, IPL की बात है, बड़ा टूर्नामेंट है, तो हर प्लेयर की यही सोच होती है। ऑलराइट, और शाहिद आफरीदी ने भी यही कहा है कि इस तरह जाना नहीं चाहिए था साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स को, और जो ये लीग जो है वो क्रिकेट को वो इस तरह से डैमेज करेंगे। अब थोड़ी सी बात करते हैं जो हमारे कॉलर वहाद साहब का सवाल था कि मैकग्रा को जिस तरह से आपने एक ओवर में 5 चौके रसीद किए, बहुत आपसे ये सवाल बहुत होता होगा, क्या कहेंगे इस हवाले से? क्विकली मुझे बताइएगा।
नहीं, बड़ा देखिए क्रिकेट है, इसमें वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि वो नंबर 1 बॉलर पे था और हर बैट्समैन उसको रिस्पेक्ट देता है। और जैसे मैंने अभी अपनी बात कही कि सिचुएशन के मुताबिक आपको खेलना चाहिए। गो हेड था कप्तान की तरफ से कि जी आपने जाके अटैक करना है जो भी हो। तो इसका मतलब है जब कप्तान कहता है अटैक करना है तो ये नहीं कि मैकग्रा आएगा तो उसके ऊपर अटैक नहीं करना, शेन वॉर्न आएगा उस पर अटैक नहीं करना, तो उस पर भी अटैक करना। तो यही सोच थी जिसमें मैं कामयाब हुआ। और मैकग्रा बिल्कुल आउट ऑफ द माइंड, उसके जेन में भी नहीं था कि इस तरह के 5 चौके इसको 1 ओवर में लगेंगे। और अभी फखर जमान ने जो इनिंग खेली 193 रन्स की, बैटिंग फखर जमान कर रहे थे, लेकिन हर घर में हर टीवी सेट के आगे तस्करा अब्दुल रज़ाक का हो रहा था कि क्या ये अब्दुल रज़ाक की तरह सिंगल हेडेडली मैच पाकिस्तान को जितवा देंगे, उसी तरह 72 बॉल्स पे 109 रन्स की इनिंग खेलेंगे। तो अब्दुल रज़ाक के दिल में क्या चल रहा था उस वक्त? देखिए हर प्लेयर की ख्वाहिश यही होती है कि वो अपने कंट्री को जितवाए और अपनी परफॉर्मेंस भी दे। तो ये कि उनको बड़ी अच्छी इनिंग गुजरी है, बड़ी एफर्ट की है उन्होंने, तो बैड लक भी होती है और बहुत ज़बरदस्त वो खेले और रिजल्ट हमारी फेवर में नहीं गया। और उसमें अगर देखा जाए तो अगर थोड़ा सा 1-2 बैट्समैन मिडिल ऑर्डर में अगर स्टे कर जाते पिच पे तो पाकिस्तान मैच जीत सकता। बिल्कुल पाकिस्तान मैच जीत सकता था। और आप अपनी उस इनिंग को बहुत हाईली रेट करेंगे या अगेंस्ट न्यूजीलैंड जो आपने एक इनिंग खेली थी जिसमें आप तकरीबन 40 बॉलों पे 89 की करीब स्कोर किए थे, जिसके बाद फ्लेमिंग ने कहा था कि आप इस वक्त वर्ल्ड के बेस्ट हिटर हैं, ये उसको ज़्यादा आप हाईली रेट करेंगे? देखिए वो मेरे लिए बड़े ज़बरदस्त इनिंग्स रही है क्योंकि फ्लेमिंग जो था वो बहुत ही ज़बरदस्त कैप्टन था और उसके जो वर्ड थे मेरे लिए बड़ी, उससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन हुई, काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला मुझे। और ये साउथ अफ्रीका का जो मैच है वो देखें वंस अ ब्लू मून, ये लाइफ में एक बार ही होता है। हिस्ट्री की बेस्ट इनिंग्स मेरी हुई और अगर आपने देखा होगा कि विदाउट एनी चांस और कहीं भी नहीं ऐसा लगा कि जी कैच छूट गया हो या रन आउट छूट गया हो या कोई मिस हिट हुई है। तो ये मैं समझता हूँ बेस्ट इनिंग्स मेरी लाइफ की हो। ऑलराइट। अच्छा, अब बाबर आजम, आज पूरी दुनिया उनकी बात कर रही है, लेकिन ZTBL में वो आपके साथ खेले, आपने उनको डेवलप होते देखा, लाहौर से वो खेले, वो आपने उनको डेवलप होते देखा। क्या एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं एज ए बैट्समैन? तो हमने सबने देखा कैप्टनसी का उनके सफ़र का आगाज़ हुआ, उनको इंडिया में जाके वर्ल्ड कप में कप्तानी भी करनी है। तो अब्दुल रज़ाक की एक्सपेक्टेशन क्या है बाबर आजम से? देखिए बड़ा अच्छा जा रहे हैं और मैनेजमेंट में जो लोग हैं काफ़ी एक्सपीरियंस है, उससे को काफ़ी फ़र्क पड़ेगा उस पर। और ये कि हर बंदे की अपनी एक सोच होती है। अगर आप एक अच्छी सोच लेकर और सब मैनेजमेंट को साथ लेकर और पूरी टीम को साथ लेकर चलते हैं तो आप पे प्रेशर थोड़ा कम होता है, क्योंकि फिर आपकी वो डिसीजन जो मेकिंग होती है वो आप सबसे मशवरा लेके चलते हैं, मान के चलते हैं। तो इससे फायदा सिर्फ टीम को होता है। तो जिस काम से टीम को फायदा होता हो तो वो काम डेफिनेटली करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि जो मैनेजमेंट के लोग हैं या सिलेक्टर्स हैं या पीसीबी में है या प्लेयर्स हैं, सब एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं और हमारा मकसद एक ही है कि पाकिस्तान टीम को नंबर 1 पे लेके आना है। इंशाल्लाह इसमें हम कामयाब होंगे। और हम सबकी ख्वाहिश भी है कि आप जिस तरह काम कर रहे हैं, कि पीसीबी जिस तरह काम कर रहा है कि पाकिस्तान को नंबर 1 इंशाल्लाह लजीज हम जल्द से जल्द देख सकें। अच्छा, बाबर आजम को एज ए बैट्समैन आप किस तरह से रेट करेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग उनका मुकाबला करते हैं विराट कोहली से, लेकिन विराट कोहली से उनका मुकाबला इसलिए बनता नहीं है क्योंकि विराट कोहली से ज़्यादा अरसे से खेल रहे हैं, फिर विराट कोहली को अपने होम ग्राउंड पर भी खेलने का मौका मिलता है। बाबर आजम को अब जाके होम ग्राउंड पर खेलने का मौका मिला, वो कि उनका डेब्यू जरूर हुआ होम ग्राउंड पर, लेकिन ज़्यादा क्रिकेट उन्होंने पाकिस्तान में खेली नहीं है। किस तरह रेट करते हैं आप रोहित शर्मा, लबुशेंगे से, विराट कोहली से या दीगर जो रूट से, इन तमाम बैट्समैनों के साथ? देखिए पहली बात तो मैं रेट नहीं करता और पाकिस्तान में जो टैलेंट है, नेचुरल टैलेंट जो है पाकिस्तान में, ये बिल्कुल पूरे वर्ल्ड में ऐसा टैलेंट नहीं पाया जाता जिस तरह पाकिस्तान के प्लेयर में पाया जाता है। तो हमारे पास बड़े बड़े नाम गुजरे हैं, जावेद मियांदाद, जहीर बास, दस्तन अजहर, इंजमामुल हक, इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस, उसके बाद शोएब अख्तर देख रहे हैं, यूनुस खान, यूसुफ, सकलैन, शाहिद अफरीदी, बड़े बड़े नाम इसमें अगर आपको देखेंगे तो ये जो टैलेंट है पूरे वर्ल्ड में नहीं पाया जाता। और आपने देखा है कि शोएब अख्तर जब अपने दौर में थे तो पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई बॉलर नहीं था, वसीम अकरम थे तो ऐसा कोई बॉलर नहीं था, इंजमामुल हक थे ऐसा कोई बैट्समैन नहीं था, यूसुफ, यूनुस जैसे जब इनकी जोड़ी आई, तो ये जो टैलेंट है ना बिल्कुल डिफरेंट है। और मुझे नहीं लगता कि इनको रेट करना चाहिए उन प्लेयरों के साथ कि वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक होंगे, पर हमें अपने प्लेयरों को देखना चाहिए और बाबर आजम को बाबर आजम ही रहना चाहिए, तो उसमें फायदा होगा।
ठीक है, ये तो मैं आपकी राय से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि बाबर आजम को बाबर आजम रहना चाहिए, लेकिन मैं बहुत सारे यंगस्टर का जो इस वक्त पाकिस्तान की टीम में भी उनका भी मुझे इंटरव्यू करने का मौका मिला, जिस यंगस्टर से अभी मैं बात करता हूँ वो यही कहता है कि हमें रोहित शर्मा बनना है। हमारे सीनियर प्लेयर कहते हैं कि बाबर आजम का जो कोई मुकाबला नहीं है विराट कोहली से, यंगस्टर हमारे कहते हैं कि सबने रोहित शर्मा बनना है या विराट कोहली बनना है। इस चीज को किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं नहीं समझता कि ये चीज ऐसी चीज होनी चाहिए। आप अपने पाकिस्तानी प्लेयर को देखें, उनको फॉलो करेंगे ज्यादा बेहतर होगा। तो हमने जब क्रिकेट शुरू की तो हमने तो हमारी नज़र में इमरान खान थे, वसीम अकरम थे, मतलब कि यही हमारे आइडियल थे। तो हमने इनको मोटिवेशन इनको सामने रख के हमने सब कुछ किया। तो जितने भी यंगस्टर हैं हमारे पास, इतने इतने प्लेयर्स हैं, हर कैलिबर के प्लेयर्स हैं, तो आप उनको फॉलो करें। और मैं नहीं समझता कि इंडियन प्लेयर्स का भी नाम भी लेना चाहिए, क्योंकि वो अपनी जगह पे कभी उनके मुंह से हमने नहीं सुना कि विराट कोहली कह रहा होगा कि जी मैं सईद अनवर बनना चाह रहा हूँ या मैं मोहम्मद बनना चाह रहा हूँ, तो मैं उस जैसा लग रहा हूँ। तो हम क्यों रैंकिंग करते हैं या रेट क्यों करते हैं उनके साथ कि जी हमें तेंदुलकर बनना चाहिए या हमें ये बनना चाहिए? तो मैं नहीं समझता कि दूसरी कंट्री में मैंने कभी भी नहीं सुना। तो रजा, ठीक है, आप कह रहे हैं, चले ठीक है, मैं अब यहाँ पे आपको मैं बाउंसर करवाऊंगा। मुझे पता है कि आप इसको हुक कर सकते हैं और लेफ्ट भी कर सकते हैं। आप खुद कह रहे हैं कि इंडिया के प्लेयर्स का मैं नाम नहीं लेना चाहिए, तो फिर आप ऑफर क्यों करते हैं कि हार्दिक पांड्या को मैं ऑलराउंडर बना दूंगा या हार्दिक पांड्या में भी बहुत ऐसी कमी है जो मैं दूर कर सकता हूँ? देखिए, मैं उसको बनाने की कोशिश इससे है कि मेरा उससे कोई कंपैरिजन तो नहीं है कि जी मैं कहूँगा जी मैं हार्दिक पांड्या जैसा बन जाऊँ या वो मेरे जैसा बन जाए। तो मैंने क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात की कि जैसे मैं कोचिंग में आया हूँ तो हो सकता है कि ये स्टेप मेरे लिए बड़ा अच्छा हो। उस वक्त टाइम था कि एक मेरे माइंड में बात आई तो मैंने वो कह दी। तो उसमें हो सकता है कि जो बात कही जाए उसमें इम्प्लीमेंट ना हो, तो डेफिनेटली अगर कोई बात इससे चलती है कि जी वो कहते, हो सकता है उसमें मैं ना मानता इस चीज में। तो एक वक्ती तौर पे ये होता था कि जी कुछ चीज नजर आती है क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से कि यार इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है। मतलब आपने इनकी बेहतरी के लिए बात की। जी ठीक है, उसको मिस कोट किया गया। ऑब्वियसली मेरा मकसद भी था कि आप इस बात को आज क्लियर कर दें। साथ साथ आपने बुमराह को आप बॉलर नहीं समझते या बेबी बॉलर समझते, ये आपने क्या स्टेटमेंट अजीब सा दिया था? मैंने उसको ये ऐसे ही नहीं बात नहीं थी। देखिए, मैं तो हमेशा यंगस्टर को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, वो बड़े अच्छे बॉलर हैं। मैंने इस सेंस में नहीं कहा था, तो मैंने ये कहा था कि जी जैसे हमारे दौर में बॉलर बड़े बड़े वर्ल्ड क्लास बॉलर थे, तो उसके मुकाबले में बुमराह वो वहां पे नजर नहीं आते कि अगर उस दौर में अगर बुमराह होते तो वो हो सकता है कि कभी वो टीम का हिस्सा ही ना होते। तो इस दौर में वो बड़े अच्छे बॉलर चाह रहे हैं और मुझे उनमें कोई नहीं है, वो इस टाइम बेशक नंबर 1 पे भी जाए। तो जो उस दौर के नंबर 1 बॉलर थे, जैसे मैगरा थे, वसीम अकरम थे, शोएब अख्तर थे, ब्रैटली थे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कहा। ठीक है, अच्छा, आप एक बड़े जबरदस्त ऑलराउंडर है और आपके होते हुए सब उम्मीद करते हैं पाकिस्तान को अच्छे ऑलराउंडर मिलेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि किसी भी ऑलराउंडर को कंसिस्टेंसी के साथ मौका नहीं मिल रहा। फहीम अशरफ ने जरूर जो है वो अभी अपने आप को बहुत ज्यादा ग्रूम किया, लेकिन हम देख रहे हैं कि आमिर यामीन को खिलाते हैं फिर बाहर कर देते हैं, अमाद भट्ट को लेकर आते हैं फिर बाहर कर देते हैं, बिलाल आसिफ ऑफ स्पिन ऑलराउंडर है, उसने अच्छा प्रोग्रेशन करना शुरू किया, वो बाहर हो गया। तो क्या आपको समझते हैं कि एक ऐसा ऑलराउंडर्स का कोई कैंप लगाना चाहिए, अब्दुल रज़ाक के हवाले ऑलराउंडर कर देने चाहिए ताकि पाकिस्तान को अच्छे ऑलराउंडर्स मिल सकें? अनवर अली को भी ऑलराउंडर के तौर पे ग्रूम कर रहे थे, उनको भी हमने बाहर कर दिया। देखिए, हमारी जो हमें जो जॉब मिली हुई है वो यही है कि प्लेयर डेवलपमेंट, प्लेयर को पॉलिश करना। तो जब भी जरूरत पड़ेगी इनको तो हम हाजिर हैं। तो जैसी भी इनको मदद की जरूरत होगी हम तैयार हैं। जैसे भी देखे हाई परफॉर्मेंस सेंटर में मोहम्मद यूसुफ है, सकलैन मुश्ताक है, वो काम कर रहे हैं, तो इससे बड़ा बेनिफिट होगा। अगर हमारी वजह से अगर उनमें कोई इम्प्रूवमेंट आएगी या उनको बेहतरी आती है तो हम तो हाजिर हैं। ऑलराइट, अच्छा अब्दुल रज़ाक, जितना मैंने आपको फॉलो किया, बड़े आप शरीफुल नफ्स किस्म के आदमी है, ज़्यादा गुफ्तगू भी नहीं करते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, आपका कैरियर में भी इतनी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, लेकिन क्या वजह है कि कभी कभी आप नाराज़ भी हो जाते हैं? कभी आप रिटायरमेंट ले लेते हैं, कभी फिर ICL खेलने चले जाते हैं, कभी आपका इरादा हो जाता है इंग्लैंड में जाके शिफ्ट हो जाने का। ये सब क्या रहा है आपके कैरियर में? देखिए, सबसे मिस्टेक्स होती हैं, शैतान साहब के साथ होता है तो सम टाइम शैतान की मानी शुरू कर देते हैं। तो लाइफ में यही लाइफ है और लाइफ कभी भी आपको स्मूथ नहीं चलेगी। आप जिंदगी में जब चलते हैं तो आपसे मिस्टेक्स भी होती हैं। कुछ लोग होते हैं अपनी मिस्टेक्स से सीखते हैं और मानते भी हैं, कुछ लोग होते हैं मिस्टेक करते हैं वो मानते भी नहीं, जिद्दी हो जाते हैं। तो हर किस्म के इंसान पाए जाते हैं यहाँ पे। मैं तो मानता हूँ कि हमारे से गलती हुई है। अगर आपको नहीं लगता अगर आप ICL खेलने नहीं जाते तो मजीद रिकॉर्ड पाकिस्तान के लिए आप बना सकते थे?
नहीं, डेफिनेटली वो भी मेरी एक मिस्टेक थी। अगर टीम से मैं ड्रॉप हुआ था तो मुझे थोड़ा वेट करना चाहिए था, तो महीने 2 महीने बाद फिर कम बैक हो सकता था, तो वो भी मेरी एक मिस्टेक थी। तो माननी चाहिए चीज़ों को। मैंने फिर क्रिकेट 2013 में फर्स्ट क्लास छोड़ दी, इंग्लैंड चले गए, ये भी मेरी मिस्टेक थी। लाइफ में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप करते हैं, तो उसको मान लेना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर है। ये एक बड़े आदमी की निशानी होती है और ये आपकी गलती का नुकसान सिर्फ आप ही को नहीं हुआ, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट को इसका बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि उस वक्त आप अपने कैरियर के उरूज पे थे और बड़ी ज़बरदस्त आप उस वक्त जो है वो परफॉर्मेंस देते नज़र आ रहे थे। अच्छा अब्दुल रज़ाक, अब थोड़ा सा ये बताइएगा कि अब हम बात कर रहे हैं ऑलराउंडर्स की, हमने बात की है, जो इंडिया के खिलाफ 2003 का जो मैच था वहाँ पर आपसे कैच ड्रॉप हुआ और फिर लोग ये कहते हैं कि जी वो अब्दुल रज़ाक की वजह से पाकिस्तान वो मैच हार गया। क्या कहानी थी उस कैच के ड्रॉप होने में? क्योंकि आप थोड़ा आगे खड़े हो गए थे, वसीम अकरम शायद आपको पीछे खड़ा करना चाहते थे, क्या था वो? पहले बात तो लोग 3-4 होंगे जो कह रहे होंगे, बाकी तो किसी ने नहीं कहा। और अगर आपने देखा होगा पूरा स्कोर कार्ड निकाल लें मैच का, तो हमने 262 के 72 के करीब स्कोर किया था और पहले 7 ओवरों में उनके 90 स्कोर बन चुके हुए थे। ठीक है, और तकरीबन 100 के करीब स्कोर था। तो तब जाके जब वो जो कैच निकला था उस वक्त मैच ऑलमोस्ट वाज ओवर, क्योंकि वो गिव अप हम कर चुके थे कि जी अब रन बॉल उनका तकरीबन कोई उनको 180-90 रन चाहिए, वो भी चाहिए 42 ओवरों में। और जैसे पिच थी वो बड़ी जबरदस्त बैटिंग ट्रैक था, तो वो वहाँ पे 4-5 स्कोर रोकना बड़ा इम्पॉसिबल नजर आ रहा था। ठीक है, तो ये सिचुएशन थी, तो उसमें वो कैच निकला और कैच वो मुझसे छूटा, वो भी इसलिए कि हम सेविंग 1 के लिए जा रहे थे। अगर हम सेविंग 1 के लिए ना जा रहे होते, अगर 100 स्कोर उनका ना लगा होता तो हो सकता है सर्कल से जाता। ऑलराइट, मैंने इसीलिए सवाल पूछा कि हम क्लियर कर दें, क्योंकि अगर हम चले 2003 में नहीं जीते इंडिया से तो कोई बात नहीं, हम 92 में भी तो इंडिया से नहीं जीते, 96 में भी इंडिया से नहीं जीते, 99 में तो आप खेल रहे थे वहां भी नहीं जीते, 2003 को ही क्यों हम इतना ज्यादा हाईलाइट करते हैं? आपको क्या लगता है कि हम इंडिया से क्यों नहीं जीत पाते? 2011 में भी आप खेले उस टीम में, और मुझे आज भी जब मैं स्कोर कार्ड देखता हूं तो 2 ओवर में आपने सिर्फ 14 रन दिए, आपको ज्यादा बॉलिंग भी नहीं करवाई गई। देखिए, इंडिया से प्रेशर तो होता ही है, हम नहीं कहते नहीं होता, पर ये कि कुछ हाइप भी क्रिएट हो जाती है कि जी पाकिस्तान इंडिया से नहीं जीत सकता वर्ल्ड कप में, ऐसी कोई बात नहीं है। और आप देखिएगा अगर वर्ल्ड कप होता है, अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच आता है तो बिल्कुल डिफरेंट चीज नजर आएगी, पाकिस्तान इंडिया को हराएगा भी। ऑलराइट, और आखिरी अब मेरा सवाल है कि जो पाकिस्तान आईसीसी वर्ल्ड T20 इवेंट जीता यूनुस खान की क़यादत में, उसमें आपका भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। लोग उसको इतनी ज़्यादा बात नहीं करते, उस टूर्नामेंट के हवाले से बात होती है तो आमिर की या आफरीदी की बात होती है, लेकिन आपने भी फाइनल में 3 विकेटें ली थी। क्या यादें हैं उस फाइनल के हवाले से? नहीं, बड़ा अच्छा देखें, एकदम से मैं टीम में नहीं था, एकदम से टीम में आया, टाइम बहुत कम था, T20 और बैक टू बैक मैचेस और ऊपर से फाइनल, और फाइनल में जैसे हमने 4 आउट कर दी थे, एक आमर ने विकेट ली थी, 3 मैंने विकेट ली थी, तो डैमेज उनको असल वहीं पे हुआ था, 135-40 के करीब रन उन्होंने बनाए थे। तो मैं समझता हूँ कि वो बॉलिंग परफॉर्मेंस की वजह से हम जो है ना वो वर्ल्ड कप जीते फाइनल। ऑलराइट, और अब साउथ अफ्रीका पाकिस्तान T20 सीरीज, और जब T20 सीरीज की बात होती है तो फिर आप जैसा बैट्समैन ऑलराउंडर जहन में आता है, क्या टिप्स देंगे, क्या एडवाइस करेंगे पाकिस्तान की टीम को? नहीं, बड़ा अच्छा है जिस तरह टीम परफॉर्म कर रही है। पाकिस्तान के लिए ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि साउथ अफ्रीका जाके भी वहाँ पाकिस्तान टीम बहुत अच्छा खेल रही है, उनको डिफरेंस नजर नहीं आया कंडीशन का या कोई पिचेस का बिहेवियर का, क्योंकि जब हम जाते थे तो उस वक्त पिचेस वगैरह पे ग्रास होता था, पानी लगा होता था और काफी वेट होती थी और हम टॉस भी आ जाते थे, अक्सर हमारे साथ ऐसा हुआ। पर अभी ये बॉलिंग काफी बैलेंस है और पाकिस्तान टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बॉलिंग बैटिंग स्पेशली फील्डिंग में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच अब्दुल रज़ाक, आपने वक्त निकाला जी स्पोर्ट्स के लिए, GTV की खुसूसी दावत पर आप हमारे साथ मौजूद थे और बहुत सारे क्वेश्चन मैंने जानबूझ के दानिस्ता तौर पे ऐसे किए कि आप अपनी पोजीशन को क्लियर कर सकें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि चीज़ें मिस कोट हो जाती हैं। तो आज हमने कोशिश की कि अब्दुल रज़ाक की मौजूदगी का फ़ायदा उठाएं और अपने नाज़रीन की खिदमत में वो सवालात अब्दुल रज़ाक से पूछें, अपने नाज़रीन की खिदमत तक में वो सवालात पहुँचाएँ कि जो लोगों के अज़हान में मौजूद हैं। ये इस हफ्ते का हमारा आखिरी शो था, हमें उम्मीद है कि इस पूरे हफ्ते में जो हमने शोज़ किए हैं वो आपको पसंद आए होंगे, आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे को फिर रात 11:05 पे आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अली सलमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।